हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 8 वाइंडिंग इन शाफ्ट्स का पार्ट 1। चूँकि ये पार्ट बहुत बड़ा है, ये वाला चैप्टर, इसलिए इसे दो पार्ट में बनाया जा रहा है। और चैप्टर के अंत में हमने एक क्विज़ भी ऐड किया है। क्वेश्चंस हैं जिसमें कि इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब आज के लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में रेगुलेशन नंबर 76 से लेके 90 तक पूरे दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है। जैसे कि वाइंडिंग इंजन मैन का अपॉइंटमेंट, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस, कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट्स, फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन, शाफ्ट फिटिंग्स, मैन वाइंडिंग मल्टीडेक्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आज हम सिर्फ शाफ्ट फिटिंग्स तक पढ़ेंगे, आगे फिर हम मैन वाइंडिंग वगैरह उसके आगे का अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है वाइंडिंग इंजन रूम, है ना। और इसमें वाइंडिंग इंजन हमारा सेटअप बना हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वाइंडिंग ड्रम है, रोप्स वगैरह हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोटर भी लगा होगा और हेड गियर, वो गियर बॉक्स भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मोटर लगा हुआ है। उसी के बगल, जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर का, उसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर का गियर बॉक्स है। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा गियर बॉक्स। उसके बाद ये है हमारा मोटर, ये है हमारा डेप्थ इंडिकेटर। ठीक है, और ये है हमारा वाइंडिंग ड्रम। ठीक है, इस टाइप से हम देख सकते हैं। और आगे देखते हैं अगर, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ड्रम है, दोनों ड्रम से एक एक रोप निकली हुई है और वो जाके हेड गियर जो हमारा है, वहाँ पे जो पुली लगी हुई है, हेड गियर पुली पे कनेक्टेड है। ठीक है, वहाँ से रोप जो है सीधे नीचे की तरफ जाती है, वहाँ से रोप सीधे नीचे की तरफ जाती है। ये देखिए, यहाँ से रोप फिर सीधे ऐसे नीचे दोनों तरफ से जाती है, जो कि केज से कनेक्टेड होती है। एक रोप सीधे नीचे तक जाएगी, जो जो कि एकदम मतलब शाफ्ट बॉटम में होगा, जहाँ पे हमारा केज बना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक केज होगा जो कि ऊपर होगा। जब एक केज ऊपर रहता है तब दूसरा केज नीचे रहता है, जब दूसरा केज ऊपर रहता है तो ये वाला केज, पहला वाला केज, वो नीचे रहेगा। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरलॉक कैपल के बारे में। ठीक है, इंटरलॉक कैपल हमारा देख सकते हैं कि ये रहा हमारा इंटरलॉक कैपल, है ना, यहाँ पे। और ये जो है तो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि यूज़ होता है सस्पेंशन गियर में। उसी के साथ कनेक्टेड रहता है रिलायंस कैपल। ठीक है, और ये हमारा ऊपर में टॉप पे आप देख सकते हैं कि हमारा टॉप पे क्या लगा हुआ है, बेल प्लेट, ये वाला, ये हमारा बेल प्लेट है। ठीक है, राउंड शेप में। अब देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो रोप है वो, ये सबसे पहले रिलायंस कैपल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिलायंस कैपल है, इससे रोप गुजरते हुए जाता है। ठीक है, और किससे कनेक्टेड होता है, इंटरलॉक कैपल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, डिटैचिंग हुक के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये याद रखिएगा, इसे डिटैचिंग हुक के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद हमारा रोप जो है कहाँ जाता, पहुँचता है सीधे ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट में। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है। और ये है हमारा चेन सिंगल लिंक्ड चैन। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंगल लिंक चैन है हमारा ये। ठीक है, और ये हमारा ये छोटा सा डिटैचिंग हुक में जो कनेक्टेड होता है किंग बोल्ट, है ना, ये हमारा किंग बोल्ट, ये बेसिकली कॉपर का बना होता है, याद रखिएगा। और जब ये ब्रेक होता है उसके बाद ही रोप जो होती है तो वो कट हो जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप दो सेफ्टी डॉग्स देख सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें रेगुलेशन में भी बताया गया है। ये हैं हमारे सेफ्टी डॉग्स, ये 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 हमारे सेफ्टी डॉग्स हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें रेगुलेशन में बताया गया, ये हमारे सेफ्टी डॉग्स हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है रोप सॉकेट। ठीक है, अब देखिए सेफ्टी डॉग्स का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे ही हमारा ओवर वाइंड होता है, अब देखिए डिटैचिंग हुक हो गया, रिलायंस कैपल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट या फिर ट्रायंगुलर प्लेट के नाम से भी जिसे जाना जाता है वो हो गया, सिंगल लिंक चेन से ये सब कनेक्टेड रहते हैं, ये सब कुछ केज से कनेक्टेड रहता है। अब ये सब सेफ्टी डिवाइस हैं, है ना। ये पूरा का पूरा सेटअप क्या बनाता है, एक सस्पेंशन गियर हमें बनाता है। ठीक, हमें
बना के देता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन गियर बोलते हैं। अब ये सब सेफ्टी डिवाइसेस है जो कि ओवरवाइंड के केस में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ओवरवाइंड होता है, ओवरवाइंड का मतलब ये होता है कि जब हमारी रोप जो हमारा जो केज है वो एक लिमिट से ज़्यादा उसकी ड्रम में वाइंडिंग कर दी गई है रोप की, तो वो क्या होता है एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। अब ये हम रोक नहीं पा रहे हैं, ब्रेक्स फेल हो गए हैं हमारे, है ना, हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब केज ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये केज जब इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, ज़्यादा उठ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले पड़ेंगे डॉग्स, ठीक है। अब ये डॉग्स क्या होते हैं, आप देख रहे होंगे ये इस तरह से ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है। अब इनमें से हमारा केज गुजरते हुए ऐसे जाएगा, अब ये सबसे, ठीक है, गुजरते हुए जाएगा। अगर रुकना होगा तो यहाँ पे भी रुक जाएगा, क्योंकि इनको बेंड करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता। लेकिन अगर नहीं रुकता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये इन सबसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक। अब जब इन सबसे ऊपर उठेगा तो ये क्या होगा, अब डॉग्स भी नहीं रोक पाए, ठीक है। अब क्या होगा, ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा, और ज़्यादा ऊपर जब जाएगा तो क्या होता है कि यहाँ हमारा जो बेल प्लेट हमने देखा था, जो हमने बेल प्लेट देखा था, ये हमने बेल प्लेट देखा था, तो इस बेल प्लेट में जब जाता है तो रिलायंस कैपल तो क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरलॉक कैपल है, इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला ये वाला पोर्शन क्या होगा, इस बेल प्लेट से इतना हिस्सा तो निकल जाएगा, लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये अंदर की तरफ होगा, उधर से भी अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। और जैसे ही अंदर की तरफ आते तो यहाँ पे जो हमारा किंग बोल्ट है, ये क्या होगा, ये कॉपर का बना होता है, तो ये कट हो जाता है। जैसे ही ये कट होता है वैसे ही क्या होता है कि रोप वहाँ से ब्रेक हो जाती है, और रोप ब्रेक होते ही ये कहाँ पे आके अटकेंगे, डॉग्स पे अटकेंगे। अब चूंकि डॉग्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाते हैं। लेकिन जब ऊपर से हमारा केज आएगा तो इसी इन्हीं डॉग्स में हमारा केज अटक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है कि एक लिमिट तक पहुंचने के बाद ये क्या करता है, रोप को ब्रेक कर देता है, ओवरवाइंड को अवॉइड करता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। हाँ, रोप सॉकेट। रोप सॉकेट क्या होता है, अब रोप सॉकेट क्या होता है, जब भी हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, ड्रम में वाइंडिंग होती है रोप्स की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दो रोप्स निकली हुई है, ठीक है। एक रोप ये ऊपर की डायरेक्शन में, एक ये रोप है, एक ये रोप है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नीचे भी एक रोप सॉकेट लगा हुआ है दूसरी रोप के लिए, और एक रोप सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है। अब जैसे ही वाइंडिंग होती है तो एक तो वाइंडिंग करेगा, एक का वाइंडिंग होता है, ठीक है, ड्रम में, तो वो क्या होगा, जब केज ऊपर आता है तो उस केस में क्या होगा, रोप में टेंशन क्रिएट होगा, तो उसके कारण जो रोप है तो वो ढीली नहीं होगी, टाइट रहेगी। लेकिन जब दूसरा रोप है उसमें क्या होगा, केज नीचे की तरफ जाता है तो रोप ढीली होती है हल्का सा, ठीक है, तो ऊपर नीचे होती है रोप, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जब रोप ऊपर नीचे होगी, ठीक है, रोप जब ऊपर नीचे होगी हमारी, तो क्या होगा वहाँ पे कि मतलब रोप जब ढीली होती है तो इससे क्या होता है कि जैसे ही रोप सॉकेट में हमारा रोप टच होगा, तो ये रोप रोप सॉकेट क्या कर देता है, जब है ना जब जैसे ही सर्किट को ब्रेक कर देता है, और सर्किट ब्रेक होते ही क्या होता है, हमारा ओवर वाइंडिंग या फिर जो भी है, इससे हमें पता चल जाता है कि भाई इससे मतलब वाइंडिंग में दिक्कत जाएगी। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और वहीं पे हमारा केज रुक जाएगा, ठीक है। अगर रोप सॉकेट फेल होता है, देखिए अब ऐसे केस में क्या होता है कि रोप सॉकेट हो सकता है फेल हो जाए। अब रोप सॉकेट जब फेल होता है तो क्या होता है उसमें, उसके बाद आता है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच लगा होता है। लिमिट स्विच क्या करता है, ये यह बताता है कि एक लिमिट तक हमारा केज पहुंच चुका है, उसे रोकना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी फेल हो जाता है तो उसके आगे लगा होता है कि स्कैनर स्विच। स्कैनर स्विच भी अगर फेल हो जाता है तो फिर आता है सेफ्टी डॉग। सेफ्टी डॉग भी अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, इंटरलॉक कैपल, है ना, रिलायंस कैपल बेल प्लेट, जो कि हमने सस्पेंशन गियर में पढ़ा था कि रोप ब्रेक हो जाती है, ठीक है। फाइनल स्टेज वही होती है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के बारे में सारी डिटेल्स बताई गई हैं, तो ये सब आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, है ना। इस तरीके से सब कुछ कनेक्टेड होता है तो हमारा क्या बनता है, एक पूरा का पूरा हमारा क्या बनता है, सस्पेंशन गियर। ये देखिए इसमें दिया गया है सस्पेंशन गियर के बारे में। ये जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा सेफ्टी कैचेस का पोर्शन है, ठीक है, जिसमें कि सेफ्टी कैचेस के बारे में बताया गया है ना। सेफ्टी कैचेस क्या करते हैं, हमारे केज को चारों तरफ से पकड़ के रखते हैं, ठीक है, जैसे कि गाइड रोप्स हो गए, ठीक है। गाइड रोप्स क्या करती है, ये केज के चारों कॉर्नर्स में लगा होता है, ठीक है, और केज को एक स्मूथ वे में ऊपर नीचे ले जाने में मदद करता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट या फिर ट्रायंगुलर प्लेट, जिसमें से कि क्या होता है कि चेन्स निकली होती हैं, ये जाके यहाँ पे केज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब आता है हम रेगुलेशन पे, जिसमें कि रेगुलेशन नंबर 61, जिसमें कि वाइंडिंग इंजन मैन के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है किसी भी पर्सन को वाइंडिंग एज अ वाइंडिंग इंजन मैन अपॉइंट नहीं करना है जब तक कि उसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं हो। ठीक है, जब तक कि उसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं हो। देखिए अब यहाँ पे ये होता है कि इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ये रेगुलेशन, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन है जो कि 30 हॉर्स पावर से ज़्यादा का नहीं है, 30 हॉर्स पावर से ज़्यादा का नहीं है जिसका इंजन, ठीक है, वहाँ पे ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। और या फिर स्टीम या फिर कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे सिलेंडर्स का जो डाया है वो 18 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। ठीक है, जो सिलेंडर्स का डाया है वो 18 सेंटीमीटर से कम है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में ये रेगुलेशन इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके आगे दिया गया है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब ये याद रखिएगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर वहाँ पे वाइंडिंग इंजन मैन नहीं है तो उस केस में क्या किया जाएगा, किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को ऑपरेट करने के लिए बैठाया जा सकता है। ठीक है, और जहाँ भी जो वाइंडिंग इंजन रूम है वहाँ पर जो भी वाइंडिंग इंजन मैन है उसका नाम और उसका टाइम पीरियड, किस शिफ्ट में वो काम करेगा और कितने समय तक के लिए काम करेगा। देखिए अब यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर रीजनल इंस्पेक्टर को ये लगता है कि यार ये जो इसका काम है बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला है, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि उसके टाइम पीरियड को घटा सकता है, रीजनल इंस्पेक्टर वाइंडिंग इंजन मैन के टाइम पीरियड को घटा सकता है। ठीक है, लेकिन कितना घटाएगा, 5 घंटे कम से कम फिर भी उससे काम कराना है। ठीक है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 3 घंटे मैक्सिमम घटा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं घटा पाएगा, है ना। कम से कम 5 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा वाइंडिंग इंजन मैन को, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता है। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर वर्किंग आवर्स इससे कम नहीं होगा। अब देखिए रेगुलेशन नंबर 77 न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस के बारे में बताया गया। तो न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस में ये कहा गया है कि अगर कभी भी नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन किया जाना है, न्यू कोई भी नई नई इंस्टॉलेशन होनी है, तो उस केस में 60 दिन पहले ओनर एजेंट या फिर मैनेजर क्या करेंगे, 60 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर को एक नोटिस देंगे जिसमें कि बताया जाएगा कि हमें नई वाइंडिंग इंस्टॉलेशन किया है, करना है। ठीक है, अब अगला केस ये होता है कि अगर कोई नई वाइंडिंग इंस्टॉलेशन नहीं की जा रही है, लेकिन हाँ एक वाइंडिंग इंस्टॉलेशन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है वाइंडिंग इंजन को, ठीक है, तो उसे भी न्यू न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही माना जाएगा, इसलिए भी 60 दिन पहले इनको रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा। अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 78 कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। वाइंडिंग इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन, अब देखो क्या कहा जाता है कि एक बहुत ही रिजिड फाउंडेशन बनाना है, जहाँ पे भी हमारा वाइंडिंग इंजन है वहाँ पे हमें एक रिजिड फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि क्या हो, जहाँ पे पर्सनस को रेज और लोअर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि वाइंडिंग इंजन में जो भी शॉक आते हैं, शॉक वेव्स निकलती है उससे, है ना, झटके पड़ते हैं, तो उससे हमारा वाइंडिंग इंजन इधर उधर भागना नहीं चाहिए कि वाइंडिंग ड्रम भाग चला तो यार उससे फिर क्या होगा, डैमेज होगा, है ना, डेंजर होगा। तो फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो सब कुछ सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहेंगी, इधर उधर जाएंगी नहीं, है ना। और जो वाइंडिंग रोप यूज़ किया जा रहा है, वाइंडिंग रोप जो यूज़ किया जा रहा है, अब देखिए क्या होगा कि हमारा जो वाइंडिंग रोप है उसका कुछ एंगल बनेगा। अब यहाँ पे हमारा होता है पुली, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा ड्रम। ठीक, अब ड्रम पुली से, हेडगियर पुली से ड्रम तक यहाँ पे आके आएगा हमारा रोप आएगा और यहाँ पे इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल बोल रहे हैं कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। इधर तरफ भी रोप आएगा एंड तक, तो सेंटर से लेके इधर तक भी 1.5 डिग्री से ज़्यादा का एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये बताई जा रही है। और आगे देखते हैं। हाँ, जो ड्रम का डाया है, देखिए अब कहा जा रहा है कि जो भी ड्रम का डाया है ना, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, 1.5 डिग्री जो बताया गया है इसे हम फ्लीट एंगल के नाम से भी जानते हैं, इसी चीज़ को कहा जाता है फ्लीट एंगल। ठीक है, अब जो ड्रम का डाया है, ये जो शीव्स का डाया है, जो पुलिस का डाया है, जो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे वाइंडिंग इंजन में यूज़ की जा रही है, ड्रम, शीव्स, पुली, इन सब का डाया अगर 25 अक्टूबर 1955 के पहले के इंस्टॉलेशन है तो इन सब का डाया क्या होना चाहिए, रोप के डाया से 80 टाइम्स होना चाहिए, रोप का जितना भी डाया उससे 80 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसके बाद की डेट, इस डेट के बाद की है, ठीक है, और अगर इस
डेट के बाद की इंस्टॉलेशन है तो उस केस में क्या होगा, कम से कम 100 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 100 टाइम्स कम से कम होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। अभी जो इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं उनमें याद रखिएगा कि 100 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली ये देखें 1955 के पहले का तो उसमें आप क्या बताएंगे, 80 टाइम्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, अब जितने भी पुली शीव्स यूज़ हो रहे हैं वो सब एक वर्टिकल प्लेन में ही रोटेट होने चाहिए। जितने पुली या शीव्स जितने यूज़ हो रहे हैं वो सब एक वर्टिकल प्लेन में ही रोटेट होने चाहिए। जो पुली या शीव्स में जो ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स मतलब खांचे, है ना, जो खांचे बने हुए हैं वो खांचे कैसे होने चाहिए कि मतलब वो जो रोप का डाया है उसको सूट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने छोटा शिप्स, जो ग्रूव्स बने हुए हैं वो छोटे हैं, रोप का डाया बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि वो उसको सूट नहीं करेगा तो वो बाहर भी आ सकता है रोप, है ना। तो ये सब सूट करने चाहिए, ये चीज़ आप याद रखिए। हम्म, उसके बाद हमें सेंट्रल लाइन ऑफ शीप, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फ्लीट एंगल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट फ्लीट एंगल, राइट फ्लीट एंगल, एकदम सेंटर लाइन ऑफ द ड्रम दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर लाइन ऑफ शीप दिया हुआ है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में हमें क्या दिया हुआ है, फाउंडेशन बताया गया है कि किस टाइप का फाउंडेशन होना चाहिए। इस तरीके से फाउंडेशन हम बना सकते हैं, रिजिड फाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, अब अगला है फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन्स, है ना। उसमें पहला पॉइंट है कि वाइंडिंग ड्रम में फ्लैंजर्स होने चाहिए, ताकि क्या हो, फ्लैंजर्स अभी आगे हम देखेंगे किस टाइप से होता है फ्लैंजर्स, है ना, कि रोप जो है वो स्लिप ना करे, है ना। रोप बेसिकली स्लिप नहीं करना चाहिए वाइंडिंग ड्रम से। क्या होता है, एक एंड तक पहुंच गया उसके बाद रोप हमारा क्या कर रहा है, स्लिप कर जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रिक्शन वाइंडर, अगर फ्रिक्शन वाइंडर है, देखिए अब फ्लैंजर्स होने चाहिए लेकिन अगर फ्रिक्शन वाइंडर है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, रोप जो है उस फ्लैंजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रोप जो है सिक्योरली फिक्स्ड होता है उसके एंड पॉइंट्स, है ना। तो उससे क्या होता है, एंड पॉइंट्स फिक्स होने के कारण क्या हो जाता है वहाँ पे, वो वहाँ पे स्लिप नहीं करता है और फिक्स रहता है एक जगह पे। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जब भी हमारा केज शाफ्ट के बॉटम में हो, जब भी हमारा केज शाफ्ट के बॉटम में हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो ड्रम में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रोप है, ठीक है, रोप के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम से कम 2 टर्न्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, हमारा रोप तो क्या है कि पूरा पूरा ड्रम से निकल जाएगा, है ना, लेकिन ड्रम में 2 टर्न्स रोप बचने चाहिए ड्रम के पूरे सरकमफ्रेंस में। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम आखिरी एंड बच रहा है रोप का, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 टर्न्स होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा जितने भी आप रखना चाहें। हाँ, और ये कौन से केस में होगा, जब हमारा केज शाफ्ट के लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट में है। ठीक है, लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट में है, तो उस केस की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ब्रेक्स प्रोवाइड कराने चाहिए। ठीक है, ब्रेक्स प्रोवाइड कराने चाहिए, वो एक या एक से अधिक ब्रेक्स हमें प्रोवाइड कराना चाहिए हमारे ड्रम शाफ्ट में। ठीक है, अब 2 केजेस अगर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, 2 केजेस अगर यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेक है हम कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब उसका मतलब कैपेसिटी टेस्ट करने की बात करिए कि ब्रेक की कैपेसिटी कैसे टेस्ट करेंगे, कि जो मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है दोनों ही डायरेक्शन में, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम फोर्स जो आ रहा है दोनों ही डायरेक्शन में गेजेस में, तब हम अगर ब्रेक्स अप्लाई करें तो वो उसको झेल सके, उतनी कैपेसिटी हमारे ब्रेक्स की होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक सिंगल केज यूज़ की जा रहा है, ठीक है, तो शाफ्ट में, पूरे शाफ्ट में एक सिंगल केज अगर यूज़ किया जा रहा है तो पूरे शाफ्ट में कहीं भी केज को कहीं भी बीच में एकाएक झटके से रोक कर, एकाएक झटके से हम रोक देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो मैक्सिमम टॉर्क आएगा उस केस में, तो हम उसके बेसिस पे ब्रेक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, कि हाँ ब्रेक्स इतना झेल सकते हैं, तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कम से कम एक ब्रेक तो ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक ब्रेक ऐसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ब्रेक्स, एक ब्रेक ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो हर वक्त ऑन पोजीशन पे रहे, मतलब कि बाकी के ब्रेक्स भले फेल हो जाएं लेकिन वो ऑन पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, और
जब ब्रेक हैं, ब्रेक या ब्रेक्स जो पावर ऑपरेटेड है ना, अगर बहुत सारे ब्रेक्स हैं या ब्रेक्स हैं, वो सब के सब पावर ऑपरेटेड, लेकिन एक ब्रेक ऐसा होना चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। जब भी पावर फेल हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप अप्लाई हो जाए, है ना, कि ऐसा ना हो कि यार लाइट ही नहीं है तो हम ब्रेक्स कैसे लगाए, है ना। ऑटोमेटिकली पावर नहीं हो, पावर के सप्लाई फेल होने पे वो अप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ब्रेक ऑन द ड्रम शैल बी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग सच ड्रम स्टेशनरी। अब देखिए जो ब्रेक्स का यूज़ किया जा रहा है वो सिर्फ किस लिए यूज़ किया जाना चाहिए कि ड्रम को स्टेशनरी लाने के लिए, ठीक है, ड्रम को रोकने बस के लिए यूज़ होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ब्रेक्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं जितने भी, वो सब ड्रम को रोकने के लिए यूज़ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ब्रेक लगातार अप्लाई करके फिर धीरे धीरे, मतलब ब्रेक अप्लाइड है और उसी समय हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे केज को नीचे की तरफ उतार रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, केज को जो है तो फ्रीली उतारना है, वाइंडिंग ड्रम फ्रीली घूमना चाहिए, और जब उसे रोकना हो तभी हम ब्रेक्स अप्लाई करें, है ना। ब्रेक कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं करना है, ब्रेक सिर्फ और सिर्फ ड्रम को रोकने के लिए अप्लाई करना है, ठीक। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वाइंडिंग इंजन अगर स्टीम या फिर कंप्रेस्ड एयर से वर्क किया जा रहा है, वाइंडिंग इंजन अगर स्टीम या फिर कंप्रेस्ड एयर से चल रहा है, तो उस केस में स्क्रू स्टॉप वाल्व नहीं यूज़ होना चाहिए, ठीक है। स्क्रू स्टॉप वाल्व जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कहाँ देख पाएंगे, नल की जो टोटियाँ होती हैं, नल टैप टैप वाटर जो होता है, टैप जो होता है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसको हम घुमा के खोलते हैं, ठीक है, नल को खोलते हैं और फिर बंद करते हैं, तो उसी टाइप उसी को बोलते हैं क्या, वही है बेसिकली स्क्रू वाल्व, स्क्रू स्टॉप वाल्व वही है। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा अजीब अलग तरीके का बना होता है, डिज़ाइन अलग होता है, इतना आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हर एक इंजन में एक डेप्थ इंडिकेटर होना चाहिए। डेप्थ इंडिकेटर का काम क्या होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, डेप्थ इंडिकेटर वो क्या करता है, हमारे केज की पोजीशन बताता है कि केज कहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। केज की पोजीशन वाइंडिंग इंजन मैन को कंटिन्यूसली बताता रहता है कि हाँ केज इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे पहुंचा है, शाफ्ट के बॉटम में, ये सारी पोजीशंस वो डेप्थ इंडिकेटर बताते रहते हैं, ठीक है। एक ऑटोमेटिक डिवाइस होना चाहिए जो कि क्या करता है, जो कि क्या करे, मतलब कि बेल को रिंग करे, है ना, घंटी बजा दिया करे, है ना, जब भी केज को असेंडिंग हो रही है, असेंडिंग केज, या फिर को कुछ भी किया जा रहा है, या फिर केज जब पास में पहुंच रहा हो हमारे, ठीक है, ऊपर की तरफ, तब वो घंटी बजाए। तो इस टाइप से एक बेल होनी चाहिए वहाँ पे कंटिन्यूसली जो कि बज सके, ठीक है। केज जब ऊपर आ रही हो तो आप देख भी सकते हैं माइंस वगैरह में, जब भी हम क्या करते हैं, हॉलेज में भेजते हैं टब्स को ऊपर या नीचे, तो उस केस में वो टू टू करके आवाज़ करने लगता है कंटिन्यूसली, जब तक कि काम हमारा पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है। डेप्थ इंडिकेटर को जब जितनी बार वाइंडिंग रोप का क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा या फिर रिप्लेसमेंट किया जा रहा है वाइंडिंग रोप का, उतनी बार हमें डेप्थ इंडिकेटर की क्या करनी है, एग्जामिनेशन करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, हर एक वाइंडिंग रोप के एडजस्टमेंट या फिर रिप्लेसमेंट के बाद। ये देखिए यहाँ पे आप डेप्थ इंडिकेटर देख सकते हैं कि किस टाइप से डेप्थ इंडिकेटर है। एक चीज़ और दिखानी थी आपको, ये देखिए ये है फ्लैंजेस, ठीक है, आप यहाँ पे फ्लैंजेस देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो उठा हुआ पोर्शन है, ताकि रोप जो है तो इससे स्लिप होके बाहर के लिए न जा सके, ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है, इसी की बात कर रहे थे, ये है फ्लैंजेस, ठीक है। अब ये डेप्थ इंडिकेटर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोजीशन दिखाई गई है, ये रही पोजीशन, ठीक है, कि जो हमारा ये लेफ्ट राइट साइड का जो केज है इस वाले का, वो कहाँ है, एकदम बॉटम में है, और जो इधर लेफ्ट साइड वाला का केज है वो कहीं पे टॉप पे कहीं पे है, ठीक है। अब ये बॉटम में तो जाहिर सी बात है वो एकदम टॉप पे होगा, फर्स्ट लेवल में होगा, ये फिफ्थ लेवल पे है, ठीक है। अब देखिए शाफ्ट फिटिंग्स, रेगुलेशन नंबर 80, शाफ्ट फिटिंग्स। अब इसमें ये कहा जाता है शाफ्ट फिटिंग्स में कि हमें इंडिपेंडेंट सिग्नल्स प्रोवाइड कराने चाहिए शाफ्ट के बॉटम में, ठीक है, बिटवीन द टॉप ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के टॉप में, एक तो शाफ्ट के टॉप में सिग्नलिंग सिस्टम होना ही चाहिए, दूसरा जो सिग्नल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सिग्नल भेजना है वो तो एक तो शाफ्ट के बॉटम में होना चाहिए, ये, और कोई भी परमानेंट लैंडिंग जहाँ पे परमानेंट लैंडिंग किया जा रहा है वहाँ पे एक सिग्नलिंग सिस्टम लगा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इनमें से एक सिग्नलिंग सिस्टम
दो दो कम से दो तो इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग सिस्टम होने चाहिए, दो में से एक सिग्नलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मींस द्वारा चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि अब सिग्नलिंग सिस्टम के कोड ऑफ सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। अगर वन रैप दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वाइंडिंग इंजन मोशन में है ना, वन रैप दिया गया, अगर वाइंडिंग इंजन मोशन में है तो रुक जाएगा। अगर वन रैप दिया गया वाइंडिंग इंजन अगर रेस्ट पोजीशन पे, तो उसे रेज करना स्टार्ट किया जाए, रेज मतलब ऊपर की तरफ लेना हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अब टू रैप्स अगर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ ले जाना। वन रैप मतलब रेज, टू रैप्स मतलब नीचे की तरफ ले जाना, है ना। रेज कब, जब रेस्ट पे है वाइंडिंग इंजन, हमारा हमारा वाइंडिंग ड्रम जब रेस्ट पे है, ठीक है। उसके पास थ्री रैप्स में, थ्री रैप्स अगर नीचे से बजाएगा कि हाँ तीन रैप्स दे दिए हैं, तो ऊपर क्या पता चल जाएगा कि हाँ जो मेन है वो असेंडिंग के लिए तैयार है, मतलब कि वो केज के अंदर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद थ्री रैप्स इन रिप्लाई ऊपर से आएगा कि हाँ मेन लोग, आदमी लोग जो हमारे वर्कर्स है वो केज में अंदर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही केज में अंदर गए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर वन रैप दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन रैप दिया जाएगा, फिर है ना, जैसे केज के अंदर गए वन रैप दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, इंजन को स्टार्ट करके वो उसे रेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब गाइड्स, गाइड्स में क्या, गाइड्स के बारे में बता ही चुका हूँ, स्मूथ और सेफ ट्रैवल कराने के लिए, है ना, केजेस को गाइड्स यूज़ किया जाता है। गाइड एक टाइप की रोप होती है, गाइड्स रोप होते हैं, ठीक है, जो कि केज के चारों कॉर्नर्स पे लगे होते हैं और केज को क्या करते हैं, स्मूथ वे में नीचे की तरफ जाने में मदद करते हैं, है ना। और टॉप मोस्ट लैंडिंग में डॉग्स का यूज़ होना चाहिए ताकि केज को होल्ड कर सकें, ठीक है। इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एक और चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, कैप्स। कैप्स क्या होता है, फ्रिक्शन वाइंडर के अलावा और कोई वाइंडर यूज़ हो रहा है अगर, तो उस केस में क्या यूज़ होंगे, कैप्स यूज़ होंगे, ठीक है। कैप्स का काम क्या होता है, बेसिकली कैप्स ऊपर की तरफ लगे होते हैं और वो इस तरीके से लगा होता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से फॉल होती है ना, अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरती है, ऊपर से गिरती है अगर कोई चीज़, जैसे कि ये हमारा शाफ्ट है, यहाँ पे हमारा केज है, अब यहाँ पे क्या लगा होगा, पूरे में ये कैप्स लगे होंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरती है, मान लीजिए कोई पत्थर ही गिरा, तो ये क्या होगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, शाफ्ट बॉटम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। शाफ्ट बॉटम को प्रोटेक्ट करता है और ये हर वक्त ऑन पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उसे रोक सके, ठीक है, सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। एक इंडिकेटर, ऑटोमेटिक इंडिकेटर, मतलब कि डेप्थ इंडिकेटर की बात कर रहा है कि वो कैप्स में, जो कि कैप्स की और प्लेटफॉर्म्स की पोजीशन बताए, यूज़ किया जाना चाहिए ऑटोमेटिक इंडिकेटर। एक प्रोटेक्टिव रूफिंग होती है जो कि कोई भी चीज़ अगर शाफ्ट में गिरती है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव रूफिंग होती है, कोई भी चीज़ शाफ्ट में गिरती है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, जो द गैप बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अब जो गैप है प्रोटेक्टिव रूफिंग और केज के टॉप की, है ना, कैप्स भी केज के ऊपर ही लगा होता है, ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कैप्स केज के ऊपर ही लगा होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे प्रोटेक्टिव रूफिंग होती है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, यहाँ पे लगे होते हैं कैप्स, ठीक है। अब ये कैप्स जो होते हैं ये सेफ्टी के लिए लगे होते हैं, कोई भी चीज़ गिरती है तो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ्टी के लिए लगा होता है ना। अगर केज गिरने भी लगता है तो ये ऑन पोजीशन पे इस तरीके से आ जाते हैं, बाकी टाइम इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा प्रोटेक्टिव रूफिंग की, अगर कोई भी चीज़ गिरे तो उससे प्रोटेक्ट करे। तो अब ये जो केज के टॉप और केज के टॉप, देखिए यहाँ पे केज का जो टॉप होता है, ये केज है हमारा, केज, और ये इन दोनों के बीच का गैप की बात कर रहा है कि इन दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमें याद रखनी, 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ये देखिए, ये कैप्स हैं, एक ऑन पोजीशन में, ये यहाँ पे ये वाला ऑन पोजीशन में, ये वाला ऑन पोजीशन में है और ये वाला ऑफ पोजीशन में है। ये इस तरीके से केज के चारों की तरफ ऊपर के पोर्शन में, इस पोर्शन में लग जाता है, ठीक है। डॉग्स तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है, डॉग्स तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे। हम्म, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्विज पे, क्वेश्चंस में। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें ये पूछ रहा है कि मिनिमम वर्किंग आवर्स, है ना, एक वाइंडिंग इंजन मैन
कम से कम कितने घंटे उसको काम करना कंपलसरी रहता है, पहला क्वेश्चन ये है। और एक्सट्रीम एंगल है ना, ये पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग रोप जो है हमारा, और जो हमारा पुली है और ड्रम है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना होना चाहिए, और उस एंगल को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये यहाँ पे बताना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है, डाया ऑफ द पुली शैल बी, है ना, जो पुली का डाया है वो कितने टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। पुली का जो डाया है वो कितने टाइम्स होना चाहिए, पुली का, ड्रम का, जो भी यूज़ कर रहे हैं उनका कितने टाइम्स होना चाहिए उनका डाया, और किसके मुकाबले, ठीक है, किसके किसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि किसके मुकाबले इनका डाया इतने टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। पुली या शीव जो रोटेट करते हैं, है ना, वो किस प्लेन में हमेशा रोटेट करने चाहिए, यहाँ पे ये पूछा गया, पुली और शीव शैल ऑलवेज रोटेट इन अ डैश प्लेन, किस प्लेन में रोटेट करने चाहिए। डैश प्रिवेंट स्लिपिंग और कॉइलिंग ऑफ रोप फ्रॉम द ड्रम, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ड्रम में लगी होती है तो ताकि हमारे रोप वगैरह स्लिप ना हो, इसके बारे में पूछा गया है। और फ्रिक्शन वाइंडर में इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, आपसे को बताया गया रेगुलेशन में, फ्रिक्शन वाइंडर में इनका यूज़ क्यों नहीं किया जाता, आखिर ऐसा क्या फिटिंग की जाती है फ्रिक्शन वाइंडर में, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रोप ऑन वाइंडिंग ड्रम, है ना, कितने मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए वाइंडिंग ड्रम में रोप के, ये पूछा गया है। और किस केस में होने चाहिए, उस समय केज की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बेसिकली ये बताया पूछा गया है। एटलीस्ट डैश्ड ब्रेक शैल ऑलवेज रिमेन ऑन एट ऑन पोजीशन, कौन से ब्रेक है ऑन पोजीशन पे हर वक्त होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है केज की पोजीशन पता करने में, क्या आखिर शाफ्ट में उसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे हमारा केज है, तो ये पता करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। गाइड रोप्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। सेफ्टी डॉग्स का यूज़ क्या होता है, ठीक है, सेफ्टी डॉग्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। किंग बोल्ट किस मेटल का बना होता है, मैंने बीच में बताया है आपको किंग बोल्ट किस मेटल का बना होता है, और ये भी आप हो सके तो बताइएगा कि आखिर वो किस चीज़ में लगा होता है किंग बोल्ट, ठीक है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन प्रोटेक्टिव रूफिंग एंड द, अभी अभी हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव रूफिंग और केज के बीच में कितना मैक्सिमम गैप होना चाहिए। ट्रायंगुलर प्लेट को किस नाम से और जाना जाता है, ये भी यहाँ पे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय रोप सॉकेट, रोप सॉकेट क्या होता है। विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर के सारे पार्ट्स के नाम बताते हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपको बताना है। उसकी वर्किंग अगर आप जानते हैं तो उससे अच्छा और क्या है। व्हाट शैल बी द कोड ऑफ सिग्नल्स इन अ शाफ्ट, शाफ्ट में कोड ऑफ सिग्नल्स क्या होते हैं, एक रैप में, टू रैप में किस टाइप के कोड ऑफ सिग्नल्स है, ये चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। तो आप सब लोग इस सब चीज़ों के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।